हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड पे स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं अपना केमिस्ट्री का ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि वाई वी स्टडी द एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो हमारे लिए जान लेना जरूरी है कि भाई हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टडी करते क्यों हैं, क्या उसका रीज़न है, क्या कारण से हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। तो उसके कई कारण हैं, कई रीजंस हैं उसके। तो फर्स्ट रीज़न उसका हम देख लेते हैं कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने का जो पहला रीज़न है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि वाई वी स्टडी द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम पढ़ते क्यों हैं, तो उसके हम कारण देखेंगे क्यों हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं ताकि हम एटम की स्ट्रक्चर को समझ सकें कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एटम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्या नहीं होता है। तो सबसे पहला रीज़न आता है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने का, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। किसी भी एक एटम की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होने वाली है, उसको समझने के लिए हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। उसके बाद हम सेकंड रीज़न इसका आता है भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने का, हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। लाइक एयर में बहुत सारी गैसेज हैं, वो कंपाउंड्स होती है। लाइक वाटर इज़ एन कंपाउंड, NH3 इज़ एन कंपाउंड। तो कई सारे कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स एटम से मिलकर बने होते हैं। तो एटम से जब कंपाउंड्स बनते हैं तो उनमें बॉन्डिंग होती है। तो बॉन्डिंग को समझने के लिए भी एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन क्यों करते हैं, बॉन्ड कोई सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कहीं पे डबल बॉन्ड बनता है, तो इस तरह के बॉन्डिंग क्यों होती है। तो सेकंड जो अपना रीज़न आता है, टू अंडरस्टैंड बॉन्डिंग एंड इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स। तो एटम्स के बीच का इंटरेक्शन क्या है कि दो या दो से ज़्यादा जो एटम्स है उनके बीच का इंटरेक्शन क्या है, इंटररिलेशनशिप क्या है कि जब वो बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्डिंग किस तरीके से दो एटम्स के बीच में होती है, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो ये सब चीज़ें हम समझने के लिए हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ होती है, हम देखते हैं कि जो अपना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने का, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए भाई ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, कलर्स क्यों दिखाई देते हैं, कलर्स दिखने का रीज़न क्या होता है। तो इस सब को समझने के लिए जो है हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो इन सब को समझने के लिए जो हम है एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। तो दैट इज़ द थर्ड रीज़न है, टू अंडरस्टैंड द स्पेक्ट्रा एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रा एंड द स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इन तीन रीजंस की वजह से जो है हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। रीजंस और भी बहुत है। लाइकवाइज मैं बता सकता हूँ कि जैसे भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पोजीशन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, कुछ न्यूक्लियस में मिलते हैं। लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन शेल्स एंड सबशेल्स ऑर्बिटल्स। लाइकवाइज वो हम जैसे जैसे जो हमारा टॉपिक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम देखते जाएंगे कि भाई ये जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये किस तरीके से मिलते हैं किसी भी एक एटम में। तो उन सब को समझने के लिए भी उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, उन सब को समझने के लिए भी हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को पढ़ते हैं। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को पढ़ने के लिए, बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने मॉडल दिए, वो उनसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ईजिली समझ पाते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर समझने के लिए जो सबसे पहले मॉडल दिया गया दैट इज़ डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। तो अब हम देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल।
डाल्टन एटॉमिक मॉडल हम देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं डाल्टन एटॉमिक मॉडल और उसके पोस्टुलेट्स, उसकी जो हाइपोथेसिस है उसने क्या दिया था डाल्टन एटॉमिक मॉडल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाल्टन वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट जिसने कि सबसे पहले जो है एटॉमिक मॉडल दिया था, दैट इज़ इन 1801। इसने 1801 में एटॉमिक मॉडल दिया था और 1801 में जो इसने एटॉमिक मॉडल दिया था उसकी डिफरेंट जो पोस्टुलेट्स थी, डिफरेंट कंसेप्ट था। तो इन्होंने बताया था कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज एटम, ऑल द मैटर्स इज मेड अप ऑफ एटम, जितने भी पदार्थ हैं वो सभी एटम से मिलके बने होते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम, ये जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसी को हम एटम बोल देते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया था सेकंड पोस्टुलेट कि भाई ये जो एटम होता है वो अनडिविजिबल होता है, इसको हम फर्दर सब डिवाइडेड नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी 1801, और इंस्ट्रूमेंट्स भी लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो सो दैट जो इसका मॉडल था दैट इज़ वेरी मच प्रीवियस, जो कि बहुत प्रीवियस मॉडल था, दैट वाज वेरी मच बेसिक मॉडल जो दिया था। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट था डाल्टन का, सबसे पहला हाइपोथेसिस था दैट ऑल द मैटर इज made of small particles all the matter is made up of small particles, these are called as atoms। जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एटम्स। सेकंड जो इसने पॉइंट दिया था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। फर्दर इसने ये बात भी बोली थी कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स को हम ख़त्म भी नहीं कर सकते, ना इनका हम क्रिएशन कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो इसी में जो अगला पॉइंट दिया था वो दिया था कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स को जो है भाई बनाया भी नहीं जा सकता, ना इनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं, और इनको ना बनाया जा सकता है, ना इनका विघटन किया जा सकता है, इनको तोड़ा भी नहीं जा सकता। तो दीज वर द टू पोस्टुलेट्स। फर्दर उसने तीसरी बात बताई थी एटम्स के बारे में कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी एक एलिमेंट का जो वेट है उसके इंडिविजुअल एटम्स के वेट के सम के इक्वल होता है। कि भाई इंडिविजुअल एटम्स के वेट को अगर आप जोड़ दोगे, इंडिविजुअल एटम्स के अगर मास को जोड़ दोगे, तो किसी भी एलिमेंट का आपको मास मिल जाता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट था इसका, द मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नेट मास of all of its atom। किसी भी एलिमेंट का जो मास है वो उसके इंडिविजुअल सभी एटम्स के मास को जोड़ने से मिल जाता है, उनका नेट मास ही जो है उस एलिमेंट का मास कहलाता है। ये उसकी थर्ड पोस्टुलेट थी। द फोर्थ पोस्टुलेट इज, फ्रेंड्स अब तक हमने 3 पोस्टुलेट्स देखी थी कि भाई एटम्स जो है, सारे जो मैटर है, ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, जितना भी पदार्थ है सब वो एटम से मिलके बना होता है। सेकंड जो पोस्टुलेट हमने देखी थी इसकी डाल्टन एटॉमिक मॉडल की, कि एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम्स को फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उनको हम बना भी नहीं सकते और उनको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तीसरा हमने पॉइंट देखा था कि कोई भी अगर एलिमेंट है उसका जो नेट मास है उसके सभी एटम्स के नेट मास के सम के बराबर होता है। द मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नेट सम ऑफ द मास ऑफ
इट्स इंडिविजुअल एटम्स, सभी इसके जो इंडिविजुअल एटम्स है उसके मास के सम के इक्वल होता है। चौथा जो हम पॉइंट देख रहे हैं, जो चौथी पॉस्टुलेट्स देख रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल की, तो द फोर्थ पॉस्टुलेट इज, फोर्थ पॉस्टुलेट इसने क्या बताई थी, किसी भी एक एलिमेंट के सभी एटम्स सभी उसके एस्पेक्ट्स में, उसके मास में, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में और उसके साइज़ में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास में कोई एक एलिमेंट है लाइक Fe है, तो Fe के सभी एटम्स का साइज सिमिलर होगा, उनका मास भी सिमिलर होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होगी। तो ये देख लेते हैं हम फोर्थ पॉस्टुलेट, दैट द atoms of an element, atoms of an elements are similar in all aspects. Atoms of an element are similar in all aspects. ये all aspects क्या क्या हैं, that is mass, size and chemical properties. Mass, size and the chemical properties. Atoms of an elements are similar in all aspects. Atoms से किसी भी एक elements के जो atoms हैं वो mass, size और chemical properties में similar होते हैं। Next जो इसी से एक मिलता जुलता उसने point दिया कि atoms of different elements are नॉट सिमिलर इन देयर एस्पेक्ट्स, नॉट सिमिलर नहीं होंगे, उनका मास डिफरेंट होता है, या एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर ऑल एस्पेक्ट्स लाइक मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हाइपोथेसिस दी थी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स are different in all aspects. Atoms of different elements are different in all aspects. कि different जो elements हैं उनके जो atoms हैं वो different होते हैं। किस में different होते हैं? वो mass में different होंगे, वो size में different होंगे और वो chemical प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंट होंगे, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि एक सोडियम एटम दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम Cl, ये सोडियम एटम Cl से साइज़ में भी डिफरेंट होगा, मास में भी डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन तीनों का कंपैरिजन करता हूँ तो दिस सोडियम एटम इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस Cl एटम and this sodium atom is again different from this ferrous atom, and this chlorine atom is different from this iron atom, and this iron is different from this chlorine atom. So these were the postulates of John Dalton's. Again one postulate is also there, तो अब हम उस एक postulate को देखते हैं। Okay friends, अब हम देखते हैं कि John Dalton's जो एटॉमिक मॉडल है इसकी कंपाउंड्स के बारे में क्या हाइपोथेसिस थी, कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के बारे में क्या हाइपोथेसिस थी। सिंपल इसने एलिमेंट्स के बारे में बता दिया, बट कंपाउंड्स के बारे में इसने क्या बताया था कि भाई कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के बारे में डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल बोलता है कि भाई एलिमेंट्स, सिंपल जो एटम्स हैं वो उनके सिंपल न्यूमेरिकल रेशो में जब कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसने बताया था कंपाउंड्स are formed by combination of atoms in their simple numerical ratio. Compounds are formed by the combination of the atoms in their simple numerical ratio. Simple numerical ratio में जब atoms मिलेंगे तब जाके अपने compounds बनेंगे। For example हम देख लेते हैं, that is C plus O2 gives you
CO2. C plus O2 gives you CO2. Compounds are formed by the combination of atoms in their simple numerical ratio. जब एटम सिंपल न्यूमेरिकल रेशो में जुड़ेंगे, this is very much important, simple numerical ratio. For example, here we see that is C and O2 are in the ratio of 1:1. Similarly, I can take another example, that is nitrogen and hydrogen combines to form give ammonia. Nitrogen and hydrogen combines to form 2 moles of ammonia, 2 molecules of ammonia. So here we see nitrogen and hydrogen are combining in a simple ratio of 1:3. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई जो कंपाउंड्स बनते हैं वो एटम्स के सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. तो दिस वाज द सेकेंड लास्ट हाइपोथेसिस एंड द लास्ट हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय द मासेस ऑफ द कंपाउंड्स. कंपाउंड्स के जो मास होगा उसके बारे में जो लास्ट हाइपोथेसिस दी थी जॉन डाल्टन ने. तो द लास्ट हाइपोथेसिस वाज द मास ऑफ द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का जो मास होगा दैट वाज द सम टोटल ऑफ मासेस ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स. किसी भी एक कंपाउंड का जो मास है वो उसके इंडिविजुअल एटम्स जो होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट जो एटम्स हैं, उनके मास के सम के इक्वल होगा. द लास्ट हाइपोथेसिस इज द okay, the last point of the Dalton's atomic model was given by the mass of compounds. compounds के मास के बारे में Dalton's atomic model के बारे में क्या, Dalton's atomic model में क्या बोला गया था कि mass of a compound is the sum of mass of individual atoms of that compound. भाई किसी भी एक कंपाउंड का जो मास है उसके इंडिविजुअल एटम्स के कंपाउंड्स के सम के इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल मैं देखूँगी CO2 है, दिस पोजेसेस 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन. तो अगर इस CO2 का जो मास मैं निकालूंगा दैट इज द सम ऑफ मासेस ऑफ C एंड मासेस ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों के सम के इक्वल होगा. तो लास्ट पॉइंट ऑफ दिस हाइपोथेसिस इज दैट मास ऑफ ए कंपाउंड इज द सम ऑफ mass of individual mass of its constituent atoms. इसके जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनके मासेस के सम के इक्वल उस कंपाउंड का मास होगा. तो ये सब थी डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल की पोस्टुलेट्स, ये सब थी डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल की हाइपोथेसिस. डाल्टन ने कुछ इस तरीके का मॉडल दिया था और ये मॉडल जब दिया गया था तब इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी, प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज नहीं हुई थी. तो ऑब्वियस सी बात है कि इस मॉडल्स की कुछ ड्रॉबैक्स थी, कुछ इसकी कमियां थी, तो वो हम देखेंगे अगले वीडियो में. तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ड्रॉबैक्स देखेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर इसी हिसाब से अभी चैप्टर जो है कंटिन्यू रहेगा. 11th एंड 12th का जो फाउंडेशन कोर्स है प्लस साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अब इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा. इसमें हम जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि नीट और IIT के लिए, जो कि नीट के लिए, IIT के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं वो हम देखते रहेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम ड्रॉबैक्स और द डीमेरिट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल. थैंक यू.